बाहें फैलने लगी कि हकीकत कुछ और ही थी। तो कहानी की शुरुआत होती है यूएस के दो पायलट से जो इस समय अफगानिस्तान में जेट उड़ा रहे थे। एक पायलट का नाम केट था और दूसरे का जॉनसन। अपना मिशन पूरा करने के बाद ये लोग घर लौट रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही इन पर बाकियों की तरफ से हमला होता है और इनके जहाज क्रैश हो जाते हैं। इस हमले में केट कुछ लम्हों के लिए बेहोश हो गई। उसे अपनी माँ और छोटे बेटे का सपना आता है। इतने में उसका साथी जॉनसन केट तक पहुंच चुका था जो उसे होश में लाता है। दोनों ही इस हादसे में बच चुके थे। अब इससे पहले कि दोनों यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते, बागियों का एक ग्रुप इन तक पहुंच जाता है। जॉनसन को तो वो वही शूट करते हैं और जब वो केट को देखने आते हैं तो केट अचानक से एक पर हमला कर देती है, उसे मार देती है। लाश को वो कवच की तरह इस्तेमाल करके बाकियों को भी खत्म कर देती है। बागियों को मारने के बाद केट जॉनसन को अलविदा कहती है और जितना हो सके हथियार अपने साथ लेती है और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाती है। रेडियो से वो बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, मगर बाकियों को अंदाजा हो चुका था, इसलिए केट को पकड़ने के लिए और भी इस इलाके में पहुंच जाते हैं। अब केट गाड़ियों को आता देख लेती है, इसलिए जल्दी वो छुपने की कोई जगह ढूंढ रही थी। खैर चलते चलते उसे एक बंकर नजर आता है। दरवाजा पूरी तरह से बंद था और रशियन में कुछ लिखा भी था, मगर केट को रशियन नहीं आती थी। जब तक वो अंदर जाती, बागी वहां तक पहुंच चुके थे। दोनों ही तरफ से गोलियां चलती है। तभी उनमें से एक बागी रॉकेट छोड़ता है जिससे बंकर का दरवाजा खुल गया। मौका पाकर केट जल्दी से बंकर में चली जाती है। ये बंकर जमीन के नीचे था। एक एलिवेटर की मदद से नीचे जाने का रास्ता था, मगर पावर न होने की वजह से केट सीढ़ी की मदद से नीचे उतरती है। केट को बागियों से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल गया। जब वो नीचे पहुंचती है, देखती है कि यहाँ काफी सारा सामान है, जैसे मास्क, सूट्स, और ये सब वैज्ञानिकों का ही हो सकता है। हर चीज रशियन में थी, इसलिए केट को अभी तक पता नहीं चल पा रहा था कि असल में यहाँ नीचे क्या हो रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ लाशें भी मिलती है जो सड़ चुकी थी। अब शायद वो यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों की थी। टेबल पर केट को एक हार्ड ड्राइव मिलता है जिसे वो अपने जेब में रख लेती है। इसमें यहाँ के बारे में पूरी जानकारी हो सकती है। केट ही अकेली नहीं थी जो यहाँ तक पहुंची, वो बागी भी केट की तलाश में यहाँ तक आ गए थे। वो लोग भी यहाँ पड़ा सामान देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ जो कोई भी था वो सालों पहले यहाँ से जा चुके हैं और ये सब जल्दबाजी में छोड़ गए। बागियों को वो लाशें भी मिलती है। उनमें से एक इस जगह को श्रापित भी कहता है। इतने में उन्हें केट नजर आ रही है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए उनके लिए ढूंढना मुश्किल था। उन्हीं में से एक आदमी इस बंकर की लाइट्स ऑन करता है और तभी ये लोग अजीब सा मंजर देखते हैं। वहाँ बड़े बड़े पॉट्स थे और उन पॉट्स में राक्षस थे। कुछ हद तक वो इंसानों की तरह ही लग रहे थे, मगर वो साइज में काफी बड़े थे और डरावने। केट को मौका मिल जाता है, इसलिए वो एक एक से लड़ने लगी, मगर वो बागी गोलियां चलाने लगे, जिसकी वजह से एक पॉड टूट जाता है और उसके अंदर जो भी चीज थी अब वो बाहर आ गई। मगर न जाने कितने समय से ये बंद थी, तो जिंदा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। केट तो वेंटिलेशन के जरिए वहां से निकल जाती है और देखते ही देखते वो राक्षस उठ जाता है। वो उनमें से एक पर हमला कर देता है। अब कुछ बागी केट के पीछे गए थे और कुछ यहाँ रुके थे। ये राक्षस अब इन लोगों को ही कहने लगा। केट दरवाजे की तरफ जा रही थी और रास्ते में जो भी आता वो उसे मार देती। एक को तो वो प्लायर से ही मार देती है। खैर सीढ़ियां चढ़कर जब वो ऊपर आती है तो एक बागी केट को पैर से पकड़ लेता है। केट खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर तभी वो राक्षस पहुंच जाता है और वो उस बागी को खींच लेता है। केट ने भी अब ये सब अपनी आंखों से देख लिया। वो किसी तरह बंकर के दरवाजे तक पहुंच जाती है और निकलने की कोशिश में वो राक्षस उसका पेट जख्मी कर देता है। अब शाम हो चुकी थी। केट गन निकालती है और उस राक्षस पर गोलियां चलाने लगी। उसे गेट बंद करने का मौका मिल जाता है। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। कबीर नामी एक आदमी जो असल में उन बागियों का ड्राइवर था,
वो केट पर गन ताने हुए पूछता है कि मेरे साथी कहाँ है। मगर जब कबीर उस राक्षस को देखता है तो बिना केट को नुकसान पहुंचाए वो भी वहां से भाग जाता है। केट रुकती नहीं और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करती है। वो सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए रुकती है क्योंकि वो जख्मी थी। चलते चलते जब केट सड़क तक पहुंच जाती है तो अचानक यूएस मिलिट्री की गाड़ी से वो टकरा जाती है। गाड़ी से सैनिक बाहर आते हैं तो केट को पहचान लेते हैं। उन्हीं में से एक सैनिक केट का बैज छीन लेती है। इस टीम का सार्जेंट था हुक नामी आदमी, जो केट से वादा करता है कि ये लोग उसका ख्याल रखेंगे। असल में ये टीम इसी मिशन पर निकली थी कि अगर क्रैश में कोई पायलट जिंदा हो तो उसे सुरक्षित बेस पर ले आए। सुबह होती है तो केट को एक मिलिट्री बेस पर लाया गया। यहाँ केट को कर्नल फिंच से मिलवाया जाता है, जो यहाँ का इंचार्ज है। केट उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसका जहाज क्रैश हुआ और बागियों से बचते बचते वो एक अजीब से बंकर में चली गई जहाँ पर राक्षस थे। कर्नल पिंच केट की बातों पर विश्वास नहीं करता तो सबूत के तौर पर केट पिंच को वो हार्ड ड्राइव देती है। कर्नल ये कहकर उसे जाने के लिए कहता है कि मैं इसे खुद चेक करूंगा। अब जैसे ही केट पिंच के टेंट से बाहर आती है, पिंच जल्दी से अपने सुपीरियर्स को खबर देता है कि उस इलाके में अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। इसका मतलब कि पिंच पहले से ही उस रशियन बंकर के बारे में जानता था। पिंच को ये आदेश दिए जाते हैं कि अब वो यहाँ का मिशन संभाले। उसके लिए एक लेटर भी आया था जिसे पढ़ने से पिंच काफी घबरा रहा था। उसी दिन कुछ सैनिक कबीर को भी पकड़ लेते हैं और यहाँ इस बेस पर पूछताछ के लिए ले आते हैं। कल रात जब केट इन लोगों को मिली तो एक फीमेल सोल्जर जिसका नाम जेड था, उसने केट से लॉकेट छीन लिया था और अब केट वो वापस मांग रही थी। जेड देने से इनकार करती है, इसलिए केट उससे लड़ती है। इतने में सार्जेंट हुक आते हैं और दोनों का झगड़ा खत्म कर देते हैं। बाद में हुक और केट की बात होती है। हुक बताता है कि असल में इस बेस पर सभी पागल सैनिक भेजे गए हैं। यहाँ हर किसी का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हमें खुद भी पता नहीं यहाँ कौन सा मिशन चल रहा है, मगर यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा। कल रात केट को उस राक्षस ने जख्मी भी कर दिया था, इसलिए वो विक नामी सैनिक के पास जाती है जो उसके जख्म का इलाज करता है। विक जब उसका जख्म देखता है तो तुरंत ही पहचान लेता है। कहता है कि ये गोली का जख्म नहीं। हालांकि केट एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करती है, मगर जो भी देखा केट ने देखा था, इन लोगों ने नहीं, इसलिए विश्वास करना मुश्किल था। उसी टेंट में कबीर भी था। केट कबीर से पूछने की कोशिश करती है कि तुम इन्हें बताओ, तुमने कल रात जो देखा, मगर कबीर कुछ नहीं बताता। पहले तो लगा शायद उसे इनकी भाषा नहीं आती। हुक के बाकी साथी इस बंकर के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वहाँ कोई बंकर है तो सैटेलाइट इमेजेस में वो शो क्यों नहीं हुआ। केट समझाती है कि वो जमीन के बहुत नीचे है, शायद इसलिए। गेट पर रशियन में जो लिखा था केट को वो याद था, इसलिए वो उन शब्दों को एक पेज पर लिख देती है और इन लोगों को दिखाती है। तभी कबीर अपना मुंह खोलता है और कहता है कि ये चेतावनी है कि अंदर कोई भी ना जाए। कबीर को इंग्लिश और रशियन दोनों भाषाएं आती थी। जैसे केट ने सबको कहानी सुनाई थी, कबीर भी वही कहानी सुनाता है कि कल रात उन्होंने कुछ अजीब देखा था। सैनिक काफी उलझन में थे। उनके हिसाब से वो बंकर रशियंस का हो सकता है, मतलब कि 30 साल पुराना, और ये तो मुमकिन ही नहीं कि कोई वहाँ 30 साल तक जिंदा रहे। कुछ सालों तक ही राशन पर गुजारा किया जा सकता है, मगर इतने समय के लिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। केट समझाने की कोशिश करती है कि मैंने जो देखा वो इंसान नहीं थे और उन्हें बड़े बड़े पॉट्स में रखा गया था, जैसे वो गहरी नींद में हो। शायद वो तब से जिंदा है। खैर, उसी रात दिखाया जाता है कि उस बंकर में से एक और राक्षस भी अपने पॉट से निकलता है और यहाँ पे उस लेटर को खोल देता है। लेटर में ये आदेश थे कि पिंच अपनी सेना को लेकर बंकर के अंदर चला जाए और जो भी चीजें उन्हें दिखे उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दे। पिंच के पास वो हार्ड ड्राइव भी था जिसमें वहाँ के सारे सबूत थे। पिंच के सुपीरियर्स उस हार्ड ड्राइव की मांग करते हैं, मगर पिंच जानना चाहता था कि असल में उस बंकर के अंदर है क्या। फिर उसे बता दिया जाता है, जो हम ऑडियंस तो नहीं सुन पाते, मगर पिंच के एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो एक खतरनाक राज है।
वहाँ विक कबीर से पूछताछ कर रहा था। कबीर बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बागियों में शामिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनका ड्राइवर हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार को बचाना है। बाहर जो लोग पहरा दे रहे थे उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। सभी सैनिक चौकन्ना हो जाते हैं। नाइट गूगल से देखने पर उन्हें वही राक्षस नजर आते हैं। सभी एक साथ हमला करते हैं मगर वो काफी शक्तिशाली थे। वो बेस के अंदर आ चुके थे। पिंच बैकअप के लिए कॉल करना चाहता था मगर रेडियो टावर अब उड़ चुका था। इस हमले में काफी सैनिक मारे जाते हैं। जिस टेंट में कबीर और केट थे, एक राक्षस वहां पर हमला कर देता है। दोनों से बचने की कोशिश करते हैं मगर राक्षस के मुंह से 2 टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो केट को जकड़ लेते हैं। कबीर भी उसी टेंट में था, इसलिए एक खंजर की मदद से वो उस राक्षस के टेंटिकल्स काट देता है। ये करते ही वो बला वहां से भाग गई। कबीर केट को गन देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, मगर इतने में वहां सैनिक आते हैं और कबीर को पकड़ लेते हैं। उनका मानना था कि शायद ये भागने की कोशिश कर रहा है और हमला भी इसी के साथियों ने किया। वो राक्षस अभी भी भेस में थे, वो काफी तेज थे, इसलिए उन्हें मारने में इन लोगों को काफी मुश्किल पेश आ रही थी। खैर हुक और केट हथियार लिए एक जगह मोर्चा संभालते हैं ताकि पिंच को सुरक्षा दे सके, मगर राक्षस पिंच के टेंट तक पहुंच चुका था। यहाँ पर एक से ज्यादा राक्षसों ने हमला किया था। जैसे ही वो पिंच को मारने वाला था, सार्जेंट हुक समय पर पहुंच जाता है और उसे शूट करने लगा। पिंच को मौका मिल गया और वो एक बैट से उसका सर कुचल देता है। इन राक्षसों के शरीर पर गोलियों का खास असर नहीं होता, मगर सर इनकी कमजोरी है और आमतौर पर लोग तो सर के नीचे ही शूट करते हैं, इसीलिए ये सैनिक इन्हें मारने में नाकाम रहे। अब बाहर जो लोग बचे थे वो वहां पड़े कंटेनर में छुपने का फैसला करते हैं। इनमें केट भी शामिल थी। जब हुक और विक पिंच को कंटेनर की तरफ ला रहे थे तो एक और राक्षस उन पर हमला कर देता है। सभी एक साथ थे तो वो गोलियां चलाते हैं। जब उसे कुछ नहीं होता तो केट उस पर हमला करती है, उसके सर को निशाना बनाती है, जिससे सबको पता चल चुका था कि इन राक्षसों की कमजोरी सर ही है। केट उसे तो मार देती है मगर अब और भी राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए जान बचाने के लिए सभी उस कंटेनर में छुप जाते हैं। वो दरवाजा अच्छी तरह बंद करते हैं और अब ये सुबह तक यहाँ इंतजार करने वाले थे। अब बचने वाले लोगों में केट, कबीर, कर्नल, पिंच, विक, हुक, जेड और जॉनसन बचे थे। बाकी सभी को कबीर पर भरोसा नहीं था, मगर केट सबको समझाती है कि ये दुश्मन नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है और इस वक्त हम सभी एक नाव में सवार है। कबीर कहानी रिवील करता है क्योंकि वो यही कहा था। वो कहता है कि जब किसी भी देश ने यहाँ हमला नहीं किया था, जब मैं छोटा था तो आसमान से एक टूटा तारा यहाँ कहीं गिरा था। उसके गिरने के कुछ दिन बाद ही रशियंस ने यहाँ हमला किया। मेरे पिता ने मुझे लड़ना सिखाया था। रशियंस के आते ही हमारे गांव से लोग गायब होने लगे, इसलिए मेरे पिता भी लड़ने गए और कभी लौटकर नहीं आए। बाकी सब की तरह वो भी उस जंग में मारे गए। यहाँ अजीब अजीब से हादसे होते। हमारे गांव के 50 से भी ज्यादा लोग किसी जानवर का शिकार हुए थे और इसमें कोई शक नहीं कि वो जानवर यही हो सकता है जिसने आज रात हमला किया। खैर रात गुजर गई तो सुबह ये लोग उस कंटेनर से बाहर निकलते हैं। ये देखकर इन्हें काफी हैरानी होती है कि इनके जितने भी साथी मर गए थे उनकी लाशें गायब थी। वो राक्षस लाशों को अपने साथ ले गए थे। अब पिंच और उसकी टीम एक मरे हुए राक्षस की जांच करती है, जिससे इन्हें काफी कुछ पता चलता है। इस राक्षस के दांत बहुत ही तेज और मजबूत होते हैं, बिल्कुल शार्क की तरह। इनकी स्किन की बाहरी परत इतनी सख्त होती है जैसे कोई बुलेट प्रूफ सूट हो। विक इसकी अंदरूनी जांच करना चाहता था, इसलिए वो एक ड्रिल का इस्तेमाल करता है और ये देखकर उसे काफी हैरानी होती है कि असल में इसके ऑर्गन्स इंसानों जैसे है, मानो जैसे ये चीज आधी इंसान और आधी राक्षस हो। खैर ये सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती थी, ये भी इनकी एक कमजोरी थी क्योंकि अभी ये पिघल रहा था। यहाँ पर कर्नल फिंच सभी को सच बता देते हैं। पहले तो वो केट से माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, मगर असल में मैं पहले से इस बारे में जानता था। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे। आज से 30 साल पहले जिसे कबीर एक टूटा तारा कह रहा है, असल में वो एक एलियन स्पेसशिप था जो यहाँ अफगानिस्तान में क्रैश हुआ था। रशियंस को सबसे पहले पता चला था, इसलिए उन्होंने जंग का बहाना करके यहाँ हमला किया, मगर युद्ध सिर्फ एक दिखावा था। वो इस एलियन स्पेसशिप पर खुद ही रिसर्च करना चाहते थे। इस अंतरिक्ष यान में एलियन लाइफ थी,
और आहिस्ता आहिस्ता रशियन साइंटिस्ट ने प्रयोग करना शुरू किए। वो एक ऐसी सेना बनाना चाहते थे जिन्हें हराना मुश्किल हो। उन्होंने इंसान और एलियन के डीएनए को एक कर दिया। जैसे कि कबीर ने कहा कि उसके गांव में लोग गायब हो रहे थे तो असल में उन पर ही प्रयोग किए जा रहे थे, मगर फिर हालात उनके काबू में नहीं रहे और उन्हें ये रिसर्च बंद करनी पड़ी। फिर यहाँ अमेरिकन आए और कंट्रोल संभाला, मगर हमें पता था ये सब किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमने कभी उस जगह को नहीं खोला। कल रात जो हमला हुआ वो तो बस हमें परखने के लिए था, वो दोबारा से आएंगे। उन्हें एक सैनिक जैसा बनाया गया है और वो राक्षस एक ही काम जानते हैं, मारना। कर्नल आगे बताते हैं कि हमारा मैन बेस से संपर्क टूट चुका है, मदद आने में दिन लगने वाले हैं और हमारे पास इतना फ्यूल है नहीं कि हम खुद को यहाँ से निकाल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बागी पकड़ लेंगे। ये बातें चल ही रही थी कि वो राक्षस जिन्हें ये लोग मरा हुआ समझ रहे थे फूट जाता है और इन पर हमला कर देता है। उसके सर से 2 टेंटिकल्स निकलते हैं और फिर से वो केट को जकड़ लेता है, मगर इस बार मदद के लिए काफी लोग थे। वो केट को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पिंच हाथ में ग्रेनेड लेता है और उस क्रिएचर को जमीन पर गिरा देता है। एक धमाका होता है जिससे वो राक्षस भी मर चुका था, मगर अब पिंच भी मरने वाला था। मरने से पहले वो हार्ड ड्राइव केट को देता है। पिंच के मरते ही केट कहती है कि जब भी वो राक्षस मुझे छूता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उसके दिमाग में और वो मेरे दिमाग में झांक सकता हो। मुझे लगता है वो हमारे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे भी पता है कि उनका ठिकाना कहाँ है। अब सिर्फ रह गए थे केट, सार्जेंट हुक, जेड, विक, जॉन्स और ब्रूमहेड। बस यही सैनिक बचे थे, मगर ये काफी नहीं थे उस बंकर पर हमला करने के लिए। इसलिए ये प्लान बनाते हैं कि हम वो जगह बॉम्ब से ही उड़ा देंगे। इस मिशन पर कबीर भी इनके साथ आता है क्योंकि वो अपने पिता का बदला लेना चाहता था। हथियार लेके ये लोग उस बंकर पर आते हैं, बॉम्ब को डिटोनेट करके फेंक देते हैं और फटने का इंतजार करते हैं, मगर एक्सीडेंटली केट से उसका लॉकेट गिर जाता है। बाकी सभी तो बाहर आ चुके थे, मगर हुक केट का लॉकेट लेने अंदर जाता है। वो लॉकेट उठाता है और जैसे ही बाहर आने लगा एक राक्षस उसे खींच लेता है। सभी को दुख होता है क्योंकि उन्हें लगा कि पिंच अब मर गया, मगर कुछ देर बाद ही वो रेडियो से संपर्क करता है। वो जिंदा था, मगर वो अपनी टीम को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। ये लोग जाने भी वाले थे, मगर केट अपना इरादा बदल देती है। बाकियों को इस बात के लिए मना लेती है कि अगर हमारी जगह फिंच होता तो वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता, इसलिए सब उसे बचाने नीचे जाने का डिसाइड करते हैं। विक बाहर रुक जाता है ताकि वो गाड़ी की मदद से एलिवेटर को नीचे और ऊपर ला सके। एलिवेटर की मदद से सभी लोग नीचे पहुंच जाते हैं, मगर कुछ ही देर में विक से मिलिट्री वालों का संपर्क होता है जो उसे कहते हैं कि सभी को ये जगह खाली करनी होगी। अगले 20 मिनट में यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। इनकी गाड़ी में ट्रैकर लगा था, इसलिए उन्हें पता चला, मगर अब देर हो चुकी थी क्योंकि केट और उसके साथी नीचे पिंच को बचाने गए थे। वो लोग आसपास देख ही रहे थे। हुक देखता है कि वो उसी कमरे में गिरा है जहाँ पर वो राक्षस है। अचानक से वो हुक पर हमला करता है और उसे अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। हुक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और नाइफ से उसके सर पर वार करता है। उसे मारने में वो कामयाब हो चुका था। फिर वो आसपास देखता है तो यहीं पर उसके सभी साथियों की लाशें थी। ये देखकर उसे दुख होता है। वहाँ जितने भी हथियार उसे मिले वो लेता है और निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हुक की टीम भी उसे तलाश कर रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते कबीर को कुछ लाशें नजर आती है और वो जल्दी पहचान लेता है कि ये लोग मेरे गाँव से थे। केट को एक ऐसा रूम मिल जाता है जहां वो पहले नहीं आई थी। जब वो वहां की पावर ऑन करती है तो देखती है कि वो असली एलियन जो धरती पर इस अंतरिक्ष यान में आया था उसे भी एक बड़े टैंक में रखा गया है और वो आज भी जिंदा है। इसी एलियन के डीएनए से ये सारे क्रिएचर्स बनाए गए हैं। हुक का केट से संपर्क होता है जो उसे रेडियो पर निकलने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तभी एक राक्षस उसे देख लेता है, मगर ठीक समय पर हुक अपने साथियों तक पहुंच गया। ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, इसलिए इनकी गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी। बंकर के बाहर विक जो इनका इंतजार कर रहा था, जब ये लोग एलिवेटर में बैठ जाए तो गाड़ी की मदद से वो उन्हें ऊपर खींच लेगा, मगर इतने में वहाँ बागी पहुंच जाते हैं
और विक पर गोलियां चलाने लगे। विक किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वहां नीचे पोर्ट से और भी राक्षस निकलने लगे। तभी केट को अंदाजा हो जाता है कि इन्हें पता था हम यहाँ आने वाले हैं। इन्होंने हमारे दिमाग को पहले ही पढ़ लिया था। अब भागने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग पोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं। मगर वो राक्षस इनके पीछे थे और वो दरवाजा खोलना अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए जॉन नामी आदमी पीछे रह जाता है। कुछ आगे जाने पर जेड भी रुक जाती है ताकि वो इन्हें और टाइम दे सके। बाकी लोग एलिवेटर तक तो पहुंच गए, मगर जब हुक को पता चलता है कि जेड पीछे रह गई तो वो केट से कहता है कि मुझे उसे वापस लाना होगा। अगर मैं कुछ मिनट में लौट कर नहीं आया तो मेरे बगैर ही चले जाना। अब जेड राक्षसों से लड़ने लगी थी, मगर हुक को देर हो जाती है। जब तक वो वहां पहुंचता जेड मारी जा चुकी थी और वहां जॉन भी दरवाजे को और नहीं रोक पा रहा था। बॉम्ब पहले से ही डिटोनेट हुआ था। जैसे ही वो फटने वाला था, हुक एक फ्रिज में खुद को बंद करता है। उस ब्लास्ट से काफी राक्षस मारे जाते हैं और हुक के सैनिक भी। अब एलिवेटर में कबीर, ब्रोमहेड और केट इंतजार कर रहे थे। जब राक्षस इसी तरफ आने लगे तो वो विक को एलिवेटर ऊपर खींचने को कहते हैं, मगर वो बागियों के साथ लड़ रहा था। खैर किसी तरह उन्हें खत्म करके जब वो रस्सी को ऊपर खींचने लगा तो वहां इतने राक्षस आ चुके थे कि अब एलिवेटर का वजन काफी ज्यादा हो चुका था। वो गाड़ी को नीचे खींचने लगे। कबीर ये देखता है कि गाड़ी गिरने वाली है तो वो केट और ब्रूमहेड को एलिवेटर से उतरने के लिए कहता है, मगर एक राक्षस ब्रूमहेड को बुरी तरह से मार देता है। जब गाड़ी गिरती है तो राक्षसों के साथ कबीर भी मारा जाता है। वहां ऊपर और भी बागी पहुंच गए जो विक को पकड़ लेते हैं। सिर्फ केट ही थी जो इस हादसे में बच गई। तभी वहां हुक आ जाता है। दोनों रस्सी के सहारे ऊपर आते हैं और अपने साथी यानी विक को उन बागियों से छुड़ा लेते हैं। विक को पता था कि अब यहाँ एक ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि यूएस सेना का एक जहाज यहाँ पर एक बॉम्ब गिराने वाला था। इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। एक गाड़ी में ये बैठ जाते हैं और ड्राइव करते हैं। जब ब्लास्ट होता है ये उस ब्लास्ट में बच जाते हैं। केट का कहना था कि ये लोग सारे सबूत मिटाने वाले हैं और ऐसा ही था। ब्लास्ट के बाद कुछ स्पेशल एजेंट्स आते हैं जो आसपास के सभी चीजों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अब यही 3 लोग बचे थे। सिर्फ इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसे ठीक करने के बाद ये लोग कहीं और चले जाएंगे। और केट के पास अभी भी वो हार्ड ड्राइव है जिसमें यहाँ के बारे में हर सबूत है। यहीं पर इस मूवी का दी एंड। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर